बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विल डिस्कस अबाउट बिल ऑफ लेडिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक इनवॉइस होती है बेसिकली ये, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली ये। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो इन्वेंट्री आप ऑर्डर करते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है, उसके कितने कार्टन्स बने हैं, या अगर कार्टन्स नहीं तो केसेस बनाए हैं तो कितने केसेस बनाए हैं, हर एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स हैं, और हर एक केसेस के अंदर अगर है तो कितने केसेस हैं, और हर केस के अंदर कितने यूनिट्स हैं, फिर उनकी वेरिएशंस क्या हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस इस इनवॉइस के अंदर होती हैं। जब आप कोई भी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं, चाहे वो अली बाबा से करते हैं, चाहे फॉरेन किसी भी कंट्री से वो वाली इनवॉइस ऑर्डर इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं और उसको अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग दैट इन्वेंट्री विच यू हैव सोर्स फ्रॉम समवेयर एल्स, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर से हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो सकती है, या पाकिस्तान के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह इन्वेंट्री हो सकती है, या बाहर से पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे इन्वेंट्री आ सकती है। सो उसके लिए एक बिल ऑफ लेडिंग के नाम का, या बिल ऑफ लैंडिंग भी इसको बोलते हैं, के नाम का एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती हैं। सो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको थोड़ी अंग्रेज़ी भी पढ़ के सुना देना तो किस तरह का होता है ये, और इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि इसका मकसद क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग का। आपको डेफिनेशन तो समझा देंगे, सारा कुछ समझा देंगे, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग बनाया ही क्यों जाता है, बिल ऑफ लेडिंग के अंदर जो ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये क्यों लिखी जाती हैं, इसके पीछे मकसद क्या होता है लिखने का, ये डिस्कशन के अंदर हमारी रहेगा आज पूरी की पूरी। ठीक हो गया। बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय, अब यहाँ पर कैरियर और शिपर, इन दोनों को पहले समझ लें कि कैरियर कौन सा होगा और शिपर कौन सा होगा। ठीक हो गया। कैरियर वो बंदा होगा जो शिपर के वेयर हाउस से इन्वेंट्री उठा के एक बायर के वेयर हाउस तक इन्वेंट्री पहुंचाएगा, और शिपर कौन होगा, जो इन्वेंट्री भेज रहा होगा, जिसके वेयर हाउस से इन्वेंट्री निकल रही होगी, या जो वो बंदा इन्वेंट्री शिप कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे शिपर। और वो शिपर जिस कुरियर सर्विस को यूज़ करके इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होगा उसको बोलेंगे कैरियर होल्डर। यानी कि वो वाला बंदा जो इन्वेंट्री लेके जा रहा है वो है कैरियर, और जो इन्वेंट्री लोड करवा रहा है या लोड करने वाला है वो कहलाएगा शिपर। सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना यहाँ पर ज़रूरी थी, उसके आगे ही आप लोगों को बाकी टर्म्स समझ आएंगी। ठीक हो गया। अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कैरियर। कौन इशू करेगा, कैरियर इशू करेगा, जो कैरियर सर्विसेज लेके जाएगा वो इशू करेगा। ठीक है, जो कुरियर सर्विस उस इन्वेंट्री को लेके जाएगा इशू कौन करेगा, वो करेगा। किसको करेगा, टू अ शिपर जिसके पास इन्वेंट्री जा रही है। दैट डिटेल्स, और उस डिटेल्स के अंदर क्या क्या होगा, उन डिटेल्स के अंदर होगी, उन डिटेल्स के अंदर क्या क्या होगा, उसकी टाइप होगी, उसकी क्वांटिटी होगी, एंड डेस्टिनेशंस ऑफ द गुड्स के किस तरह की इन्वेंट्री है, कितनी क्वांटिटी में वो इन्वेंट्री है, और किस जगह पे वो लेके जानी है। ये इन दोनों के दरमियान यहीं पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल ऑफ लेडिंग का ये जो इनवाइस है कहाँ तक लीड करेगा, ये आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है। यहाँ से तो चल पड़े हैं, ठीक है, कैरियर वाले ने, वो ट्रक वाला जो अपनी अपने ट्रक के होल्डर के ऊपर या अपने कुरियर सर्विस जो वो यूज़ कर रहा है, वो चाहे वो ट्रकिंग का यूज़ कर रहा है, चाहे वो एयर शिपिंग का यूज़ कर रहा है, जिसके ऊपर वो लोड करके इन्वेंट्री लेके जा रहा है, ये एक इनवाइस उसकी तरफ से इशू की जाएगी। और किसकी तरफ जाएगी वो वाली इनवाइस, या किसकी तरफ जाएगा वो वाला जो बिल होगा, वो जाएगा शिपर की तरफ। और उसके अंदर क्या होगा, ताकि वो जो बंदा इन्वेंट्री लेके जा रहा है वो आगे जाके इस बात का सबूत दे सके कि भाई साहब मुझे उस शिपर की तरफ से, उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से इतनी क्वांटिटी दी गई है, इतना माल मुझे दिया गया है,
ये उसकी क्वांटिटी थी, ये वेरिएशंस थी, इतनी क्वांटिटी में वो इन्वेंट्री थी, ताकि उसके ऊपर भी इल्ज़ाम ना लग सके। जो कुरियर सर्विस हम लोग दरमियान में यूज़ करते हैं, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए एक बिल ऑफ लैडिंग जनरेट कर लेते हैं कि भाई साहब अगला बंदा साढ़े ते जड़ा ना वो इल्ज़ाम ना लगा दे। ठीक है, अगला बंदा साढ़े ते इल्ज़ाम ना ला दे, भाई उधर से इन्वेंट्री आई है 20 यूनिट्स, आपके पास इन्वेंट्री आई है 18 यूनिट्स। सो इस चीज़ से बचने के लिए बिल ऑफ लैडिंग जनरेट किया जाता है कि भाई साहब दोनों सेफ जोन के अंदर रहें, दरमियान में कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दरमियान में इन्वेंट्री को कुछ भी हो जाता है, चोरी हो जाती है, टूट जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो हमने कुछ थोड़ा बहुत पीछे इनको टर्म्स के अंदर भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स के अंदर भी, वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लेकिन बिल ऑफ लेडिंग के अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कि कोई कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए, इसलिए बिल ऑफ लेडिंग जनरेट किया जाता है। लेकिन अगर बिल ऑफ लेडिंग जनरेट करने के बावजूद भी इन्वेंट्री के अंदर कुछ ना कुछ आ जाता है तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लें कि ये बिल ऑफ लेडिंग की जो इनवाइस होती है, ये एक बंदे से दूसरे बंदों को सेल भी हो जाती है। ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री आई, एक कुरियर वाले ने वो इन्वेंट्री ली, उसने आगे किसी को सेल कर दी, उसने कहा कि मैं इतने में ये सर्विस लेके आया था, आप इसको इतने में आगे पहुंचा दें। सो ये बिल ऑफ लेडिंग जो है ना, ये सेल भी होता है। ठीक हो गया, डेस्टिनेशंस ऑफ गुड्स ऑफ द गुड्स बीइंग कैरीड, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट है बुलेट पॉइंट, ये आप लोगों को गौर से समझना है। इसके अंदर आप लोगों को क्लियर होगा कि उस इनवॉइस के अंदर क्या क्या होता है। मैं आपको लोगों को वो इनवॉइस भी दिखाऊंगा बकायदा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। टाइटल होता है, रिसीट ऑफ शिप्ड गुड्स होती हैं, किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन इशू करता है, ये सारी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इनवॉइस भी दिखाऊंगा उसकी। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने गौर से समझना है, सारे का सारा ध्यान आपका लैपटॉप पे होना चाहिए और मेरी बातों पे होना चाहिए आप लोगों का। ठीक होगा। अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ऑफ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल होता है किसका, जो गुड्स शिप की जा रही होती हैं। रिसीट होती है उन गुड्स की, रिसीट ऑफ शिप्ड गुड्स, यानी कि जो शिप कर दी गई हैं, किसकी तरफ से, शिपर की तरफ से। वो गुड्स शिप कर दी गई हैं और कैरियर वाला उस गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को या उन चीज़ों को या उन सर्विसेज को लेके आ रहा है। ही इज़ ऑन हिज डेस्टिनेशन, वो अपने रास्ते की तरफ है। ठीक हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कैरियर होल्डर एंड अ शिपर, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो यहाँ से आप लोगों को तीन चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या चीज़ें भी, कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इसके अंदर और ये वाली इन्वेंट्री कहाँ तक पहुँचानी होती है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी, कैरियर वाले की और शिपर वाले की। उसके बाद इसकी इन्वाइसेस ख़त्म हो जाती हैं। कब ख़त्म होती है और उसके बाद फाइनली जब इन्वेंट्री डेस्टिनेशन पे पहुँचती है तो फिर उसको सिग्नेचर कौन करता है, ये भी आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को जो स्टार्ट में एग्जांपल दी वो ये कि भाई साहब एक ट्रक वाला जिसका नाम जो है ना गुप्ता साहब था, गुप्ता साहब ने वो वाली इन्वेंट्री अपने ट्रक के ऊपर लोड कर ली। ठीक हो गया। और दूसरे थे जी कोहली साहब कह लेते हैं उसको, कोहली जनाब, उन्होंने वो वाली इन्वेंट्री शिप करवाई थी। वो कौन है, कोहली कौन है, मैन्युफैक्चरर है। गुप्ता साहब कौन है, ट्रक के ड्राइवर हैं। उनने, गुप्ता साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक लीगल डॉक्यूमेंट जनरेट किया जिसको वो बोलता है बिल ऑफ लेडिंग। अब गुप्ता साहब ने कहा कि भाई साहब ए जी इनवाइस है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइटल भी लिख दो, इसमें रिसीट ऑफ गुड्स भी होनी चाहिए, और इसमें यह भी होना चाहिए कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। अब गुप्ता साहब अपने रास्ते पे गामजन हैं, सड़क पे जा रहे हैं, अपने रास्ते पे गामजन है टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे उसके बाद क्या होगा, ये आप लोगों को सुन लो। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट अकम्पनी द शिप्ड गुड्स एंड मस्ट बी साइंड बाय एन अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कैरियर। ठीक हो गया। कैरियर होल्डर खुद साइन नहीं करेगा। ठीक हो गया, खुद साइन नहीं करेगा, बल्कि उसके बिहाफ के ऊपर उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, गुप्ता साहब का कोई दोस्त होगा उसके साथ, जो कहेगा, गुप्ता साहब उसको कहेंगे कि ले भाई ये है बिल ऑफ लेडिंग, वो बिल ऑफ लेडिंग नहीं कहेगा, उसको कहेगा ए इनवाइस है, ए उत्ते तेरे साइन चाहिए, और वो बंदा अथोराइज्ड होगा, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरे करेगा, उसके बाद वो उसके ऊपर साइन करेगा, साइन करने के काबिल हो सकेगा।
अब शिपर के भी अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ने करना है। इस अथोराइज को आप लोगों ने किसके साथ जोड़ना है? इस कैरियर वाले के साथ भी जोड़ना है, इस शिपर के साथ भी जोड़ना है और इस रिसीवर के साथ भी जोड़ना है। ठीक हो गया? यानी कि इस जो बिल ऑफ लेडिंग होगा मस्ट अकम्पनी मतलब दोनों चीज़ों को कंफर्म कर रहा होगा। ठीक है, जो गुड्स शिप की गई हैं और जो रिसीवर गुड्स रिसीव कर रहा है उन दोनों को अकम्पनी कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा कि भाई साहब उधर से इतनी इन्वेंट्री आई है और मुझे इन्वेंट्री इतनी ही रिसीव हुई है। ये होता है, ठीक हो गया, मकसद बिल ऑफ लेडिंग का। ठीक हो गया? जो प्राइम मकसद होता है वो यही होता है कि भाई साहब कहीं कहीं भी किसी भी जगह पे फ्रॉड ना हो सके, जितनी इन्वेंट्री ऑर्डर की गई है उतनी ही इन्वेंट्री उसके वेयर हाउस में पहुंचनी चाहिए। ये मकसद होता है हमें। ठीक हो गया? उसके बाद आते हैं अगली डिस्कशन के ऊपर कि आप लोगों को गुप्ता साहब अपनी इन्वेंट्री लेके निकल गए, उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए। किसने? कैरियर होल्डर ने, शिपर ने और रिसीवर ने। शिपर ने कर दी है। अब रिसीवर के पास जब वो वाली इन्वेंट्री पहुंचेगी तब वो रिसीवर क्या करेगा? गुप्ता साहब ट्रक से नीचे उतरेंगे, रिसीवर आगे खड़ा होगा, गुप्ता साहब कहेंगे कि हेलो जी ये इनवॉइस है, इसके ऊपर साइन कर दें, आप अपनी इन्वेंट्री को कंफर्म कर लें, चेक कर लें कि जितनी इन्वेंट्री उन्होंने भेजी थी उतनी ही इन्वेंट्री मैं आप लोगों की आपके वेयर हाउस तक लेके आया हूँ। जब उसके ऊपर साइन हो जाएंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्टीज की ख़त्म हो जाएगी। सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस कैरियर वाले की होगी, उस कुरियर सर्विस वाले की होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर रिसीवर की जानिब से साइन करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया? ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब इसका एक और मकसद आप लोगों को, यहां से भी इसका मकसद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक हो गया? अब इसका मकसद क्या है? इफ मैनेज्ड एंड रिव्यूड प्रॉपरली, किसकी तरफ से? कैरियर वाले की तरफ से, शिपर की तरफ से और रिसीवर की तरफ से। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाती है तो बिल ऑफ लेडिंग किस लिए जनरेट होता है? इट कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट एसेट थेफ्ट, यानी कि आपकी इन्वेंट्री चोरी ना हो सके, इस चीज़ से बचने के लिए आप ये बिल ऑफ लेडिंग जनरेट करते हैं। अगर ये प्रॉपरली रिव्यू होता है तो फिर ये चीज़ आप लोगों को आपके एसेट की प्रिवेंशन या इन्वेंट्री की प्रिवेंशन से आप लोगों को सिक्योर रखता है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट वन। अब इसके अंदर बिल ऑफ लेडिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, इसमें दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग, एक होता है नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। अब ये इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, अगर मैंने इन डेप्थ जाना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा जो है वास्ट लेक्चर हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल इन दोनों की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जिस तरह से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, कि आप एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तीन तरह के। उसमें होता है चेक, उसमें होता है आप लोगों का बैंक, एक चेक होता है और एक होता है आप लोगों का प्रॉमिसरी नोट और एक होता है बिल ऑफ लेडिंग। ये तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया? बेसिकली ये तीन भाई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोटेक्ट स्क्रीन करेंगे। शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रहा भाई, और आपके बीच में पता है कि आप 5 मिनट का लेक्चर भी मिस हो गया है। ओहो, चले कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में नेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? स्क्रीन भी शेयर हो रहा है? चलें जी, अब मैं आप लोगों को बता रहा था। चलें, आप लोग अगर पीछे से वो वीडियो देखेंगे पूरी प्रॉपर तो समझ आ जाएगा। बाकी मैं आपको डिस्कशन बता भी देता हूँ कि व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट। मैं बता रहा था कि ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, गुप्ता साहब और शिपर को यानी कि कोहली को, आने वाले जवाद साहब जिसके पास वो इन्वेंट्री पहुंच रही है, यानी रिसीवर जवाद साहब हैं, शिपर कोहली हैं और कैरियर गुप्ता साहब हैं। ठीक है, इन तीनों के अथराइज्ड पर्सन्स को उसके ऊपर साइन सिग्नेचर करने होंगे और उसके बाद गुप्ता साहब वहाँ से अपना ट्रक निकल के लेके वेयर हाउस से निकलेंगे और जवाद साहब के पास वो इन्वेंट्री लेके जाएंगे। जब वो वाली इन्वेंट्री जवाद साहब के वेयर हाउस में पहुँच जाएगी तो जवाद साहब उसके ऊपर साइन कर देंगे। जैसे ही जवाद साहब साइन कर देंगे, उस गुप्ता साहब की जो ट्रक के ऊपर इन्वेंट्री लोड करके लाए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया? अब
इसका मकसद क्या होता है, मैं आप लोगों को बता रहा था ये चीज़ कि इसका मकसद क्या होता है कि आप लोग बिल ऑफ लेडिंग क्यों जनरेट करते हैं, ताकि एसेट की जो चोरी है, जो इन्वेंट्री थेफ्ट है, उससे बचा जा सके। ठीक हो गया। अब अगली जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, मैं ये बता रहा था आप लोगों को। अब उसके अंदर जो राइट वन है, आप लोगों को वो चूज करना होता है। बिल ऑफ लेडिंग तो है हमारे पास, एक सिक्योरिटी आ गई हमारे पास कि कल को हमारी इन्वेंट्री चोरी ना हो जाए। ये एक तरह की इंश्योरेंस ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता आपको। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि आपको एक इंश्योरेंस मिल जाती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आपकी इन्वेंट्री उस गुप्ता साहब की तरफ से बिल्कुल सही सलामत जवाद साहब के वेयर हाउस में पहुंचेगी। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई सर पे भार ना आए या कोई चीज़ उसके सर के ऊपर जो है ना जिम्मेदारी ना आए, तो वो बंदा सुधरता नहीं। सो ये एक तरह की क्या होती है, लीगल जिम्मेदारी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। गुप्ता साहब के अगर दिल में कुछ चोर भी आया है ना कि मैं इन्वेंट्री रास्ते में कहीं पे अपने घर 2 यूनिट ले जाऊंगा, 3 यूनिट मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगा, या 3 यूनिट्स की इन्वेंट्री मैं अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। सो जब उसके उसके ऊपर उसके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट होगा ना कि अगर मैंने कोई इस तरह का काम किया, तो इसके अंदर ज्यूरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसके अंदर कोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो जब ये उसके दिमाग में बैठ जाती है ना, इस चीज़ को बिठाने के लिए ये बिल ऑफ लेडिंग का लीगल डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है। अब इसकी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब इसमें राइट वन को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग करना है या नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये होता है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1871, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो एक बंदा दूसरे बंदे को निगोशिएट कर सकता है, मतलब उसको सेल कर सकता है। और नॉन निगोशिएबल होते हैं कि जिसको निगोशिएट नहीं किया जा सकता, कि अगर गुप्ता साहब को वो वाली इन्वेंट्री मिली, वो वाला बिल मिला है, तो वो जवाद साहब को ही देंगे और गुप्ता साहब ही देंगे, ठीक है, ना कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाएगा, चौथा बंदा इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, चौथी पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी और वो जाके जवाद साहब को इन्वेंट्री देंगे। नहीं, ये नहीं होता। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होता है, आपके 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है चेक या बैंक, और दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, और तीसरा होता है बिल ऑफ लेडिंग। और बिल ऑफ लेडिंग के अंदर फिर फर्दर 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं निगोशिएबल, नॉन निगोशिएबल। ठीक हो गया। अब आप लोगों को निगोशिएबल का भी समझ आ गया और आप लोगों को नॉन निगोशिएबल का भी क्लियर हो गया कि निगोशिएबल क्या होता है, नॉन निगोशिएबल क्या होता है। मैंने आप लोगों को जैसा पहले पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट होता है ना बिल ऑफ लेडिंग का, ये सेल भी हो सकता है, आप एक बंदे से दूसरे बंदे को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो वो वाला डॉक्यूमेंट होता है निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है, जिससे आप एक बंदे को दूसरे बंदे से ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा, 10वां, 12वां। यानी कि गुप्ता साहब को वाली इन्वेंट्री दी गई थी भेज के कि आपने जवाद साहब को देनी है, लेकिन आगे पहुंचे तो कोई और ही बंदे थे, ठीक है। वो अहमद साहब हो सकते हैं जो उनको इन्वेंट्री दे के आए हैं, या जो है वो पांड्या साहब हो सकते हैं जिन्होंने वो वाली इन्वेंट्री दी। 10वां बंदा 10वां बंदा जो है या 12वां बंदा जो है वो जवाद साहब को इन्वेंट्री देगा। ये होता है निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। लेकिन नॉन निगोशिएबल में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन निगोशिएबल में अगर कोहली साहब की तरफ से वो वाला बिल अगर गुप्ता साहब को दिया गया है, तो गुप्ता साहब ही जाके जवाद साहब को देंगे वाला बिल भी और वो वाली इन्वेंट्री भी। कुरियर भी वही होगा, सारा कुछ भी वही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गुप्ता साहब के ऊपर आ जाएगी जो वो वाली इन्वेंट्री लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैं आप लोगों को थोड़ा आपके सामने एलेबोरेट कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इस इनवॉइस के अंदर। होप सो कि आप लोगों को ये वाली इनवॉइस क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये बिल ऑफ लेडिंग की इनवॉइस है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर होता है शिप फ्रॉम, कहाँ से शिप करनी है वो वाली इन्वेंट्री, यानी कि ये शिपर का एड्रेस होगा, यहाँ पर शिपर का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका सिटी या उसका स्टेट या उसका जिप कोड होगा। एसआईडी होता है उसका, या सीआईडी कहलाता है। ये होता है उसका नंबर जो उसको अलॉट किया जाता है, रेफरेंस नंबर होता है जो उस प्रोडक्ट का अलॉट किया जाता है उसको। अब ये एफओबी मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है फ्री ऑन बोर्ड
ठीक हो गया। ये FOB करना है, DDP किया है या CIP किया है, CAS किया है, कौन सा उसने मेथड चूज किया है, वो यहाँ पर तो FOB लिखा हुआ है, जो रेलिवेंट होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है बिल ऑफ लाइटिंग का नंबर आया करेगा, जो भी होगा नंबर होगा कि ये बिल ऑफ लाइटिंग, क्योंकि ये निगोशिएबल होता है, ये निगोशिएबल की स्टेट में क्या होता है, निगोशिएबल होता है, तो फिर जिसके पास जाएगा वो अपना एक नंबर जनरेट करेगा कि मैं पहले नंबर वाला था, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला। सो ठीक है, वो अपना नंबर देगा यहाँ पर। जो जब जवाद साहब के पास वो वाली इन्वेंट्री पहुंचेगी तो जवाद साहब को पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर कौन सा है, मतलब ये वाला जो कुरियर सर्विस वाला है, ये कौन से नंबर वाला कुरियर है जो मेरे पास इन्वेंट्री लेके आया है। और फिर उसके रेफरेंस से वो क्या करेगा, उस शिपर से बात करेगा कि आपने ये इन्वेंट्री भेजी थी, इतने यूनिट्स भेजे थे, ये सारा कुछ जब कंफर्म हो जाएगा तो वो वाली इन्वेंट्री उसको ग्रैब कर लेगा और अपने वेयर हाउस में रख लेगा। अब यहाँ पर शिप 2 का लिखा हुआ है, कहाँ तक वो वाली इन्वेंट्री लेके जानी है, उसकी लोकेशन आएगी, उस बंदे का नाम आएगा जिसके पास वो वाली इन्वेंट्री पहुंचने वाली है, उसका एड्रेस आएगा, ताकि जो कुरियर वाला है, गुप्ता साहब है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये वाली इन्वेंट्री कहाँ पर लेके जानी है। उसका सिटी आएगा, स्टेट आएगा और उसका जिप कोड, ये तीनों चीज़ें लिखी जाएंगी यहाँ पर। जिसके पास वो वाली इन्वेंट्री पहुंचनी है, यहाँ पर उसकी डिटेल्स आएंगी इस वाले बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। और यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्टी फ्रेट चार्जेस बिल टू। इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। थर्ड पार्टी कौन है? ऑब्वियसली क्या है, जब थर्ड पार्टी कौन सी होगी, या 3PL वाली सर्विसेज होंगी कि यहाँ के दरमियान में, लेट सपोज आपने वो वाली इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी थी, आपने क्या करवाया, दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दी। ठीक है, 3PL की सर्विस आप लोगों ने सुना होगा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के नाम से, या फ्रेट फॉरवर्डर तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा ना। थर्ड पार्टी उनको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या 3PL, या उनको बोलते हैं हम लोग कि वो फ्रेट फॉरवर्डर्स। ठीक हो गया। यहाँ पर आएगा उनकी डिटेल्स आएगी कि ये वाली इन्वेंट्री कहाँ से चली, कहाँ पे जानी है और किस जगह से वो वाली इन्वेंट्री होके गई। अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। कैरियर वाले का नाम लिखा जाएगा, उसका ट्रेलर नंबर लिखा जाएगा, उसका सीरियल नंबर लिखा जाएगा, सीरियल नंबर यहाँ पे इसका प्रो नंबर लाएगा। इसी जो है कैरियर वाले का उसका प्रो नंबर आएगा, उसका एक प्रो नंबर होता है जिससे वो जो है ना, वो प्रो नंबर से वो बंदा पहचाना जाता है कि ये वाला बंदा फलान बंदा है, इसका ये नंबर है जिसको शिपर ने अलॉट किया था और ये बंदा ही इन्वेंट्री लेके आया है। ठीक हो गया। फ्रेट चार्जेस टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लिखी जाएगी। प्रीपेड है, कलेक्ट है, थर्ड पार्टी है। प्रीपेड कब होगा? जब वो वाली इन्वेंट्री शिप करके लोड करके शिप होगी तब प्रीपेड होगा। इसके ऊपर यहाँ पर टिक किया जाएगा। ठीक हो गया। जब वो वाली इन्वेंट्री कलेक्ट कर लेगा, कौन? जवाब सर कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टिक किया जाएगा। और जब थर्ड पार्टी के पास वो वाली इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तो यहाँ पर क्लिक जो है ना टिक कर लिया जाएगा। थर्ड पार्टी कौन सी होगी? मास्टर बिल ऑफ ट्रेडिंग विद अटैच्ड अंडरलाइन बिल्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक हो गया। यहाँ पर वाली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कस्टमर का ऑर्डर नंबर हो जाएगा, पीकेजीज हो जाएंगी, यहाँ पर हर इन्वेंट्री का हर एक यूनिट का वेट आ जाएगा। यहाँ पर पैलेट या स्लिप आ जाएगी कि क्या ये जो इन्वेंट्री आई है इसकी स्लिप जनरेट हुई है या नहीं हुई। हर एक यूनिट का, हर एक क्वांटिटी का अलग अलग बताएगा कि इसकी जो है वो वाली इनवॉइस जनरेट हुई है या नहीं हुई, या स्लिप इसकी बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी जब इन्वेंट्री लोड की गई थी। अब एडिशनल शिपर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो वाला बंदा जो इन्वेंट्री भेज रहा है, क्या उसकी कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हैं जो कि शिप टू यानी कि जवाद साहब को पता होनी चाहिए कोहली साहब के बारे में। यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा कि उसका टोटल वेट कितना बनता है। इसकी बेसिस के ऊपर, फिर वेट की बेसिस के ऊपर ही जो है चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि एयर शिपिंग के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम फार्मूला यूज़ किया जाता है। यानी कि वॉल्यूम फार्मूले का मतलब कि उसके अंदर यूज़ देखा जाएगा कि वॉल्यूम कितना था, कार्टन्स कितने थे, उनका वजन कितना था, उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, इसका ग्रैंड टोटल होता है। फिर उसकी बेसिस के ऊपर ही उसकी चार्जेस कैलकुलेट होते हैं और उसी बेसिस के ऊपर चार्जेस पे किए जाते हैं। यहाँ पर कैरियर वाले की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। कितने यूनिट्स लेके आ रहा है, कौन सी टाइप है, पैकेज कौन सा है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, हर एक पैकेज का वेट कितना है। अब देखिए डबल चेक हो रहा है, यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन सेम लिखी जा रही है और यहाँ पर भी वही वाली इन्फॉर्मेशन सेम लिखी जा रही है ताकि कंफर्म किया जाए हर एक चीज़ को। और अब यह तीसरी जगह पे भी वही सेम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाएंगी कमोडिटी डिस्क्रिप्शन के नाम से। यानी कि जो इन्वेंट्रीज भेजी जा रही हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने यूनिट्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका वेट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिर दोबारा लिखी जाएंगी। यहाँ पर LTL ओनली यानी कि लेस दैन ट्रक लोड, ये इंशाल्लाह हमारी
अगली डिस्कशन है LTL के नाम से, FTL, LTL, FCL और LCL के नाम से, ये हमारी अलग डिस्कशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लेस देन ट्रक लोड जो है ओनली उसके हिसाब से लिखा जाएगा कि उसका NMFC नंबर होता है हर एक लेस देन ट्रक लोड का, जो है ना वो स्टेट की तरफ से इशू किया जाता है। जो NMFC जो नंबर होता है वो उसी ट्रक का या उसी ट्रक होल्डर वाले का स्पेसिफिक नंबर होता है, जिसकी वजह से उसकी उस ट्रक की आइडेंटिटी होती है, ठीक हो गया। वो कौन सी क्लास का है यहाँ पर वो लिखी जाएगी, यहाँ पर वो फाइनली फिर बाकी सारी की सारी चीज़ होगी। सो इस तरह से आप लोगों की जो इनवॉइस होती है वो दिखती है आप लोगों को कि उसकी डिटेल्स क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन होती हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन रिवील करनी होती हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया, ठीक हो गया। अब अगली डिस्कशन कर लेते हैं कि गुप्ता साहब जो है वो रिसीवर के पास वो वाली इन्वेंट्री लेके पहुंच गए, ठीक हो गया। इन्वेंट्री लेके पहुंच गए। अब गुप्ता साहब ट्रक तो थल्ले लथे ने, उन्होंने जवाद साहब से बात की है, जवाद साहब हेलो ये इन्वेंट्री आपकी। अब गुप्ता साहब जैसे ही नीचे उतरेंगे ट्रक से, वो वाला बिल ऑफ लेडिंग का जो डॉक्यूमेंट उसको शिपर की तरफ से दिया गया होगा उसको उठाएगा, अपनी जेब से निकालेगा, उसको जो फोल्ड किया होगा वो मरोड़ा शरोड़ा होगा उसको, उन्होंने तो वट पै गए होने जो इन्वाइस बन के आई थी, ठीक है। उसके सारे के सारे वट उतारेगा और उसको मेज़ पे रख के ना पहले एकदम सीधा करेगा इस तरह से, उसके सारे वट निकालेगा। फिर जवाद साहब को कहेगा कि जवाद साहब ये देखें, ये बिल मुझे दिया गया था शिपर की तरफ से, इसके ऊपर मेरे भी सिग्नेचर हैं, कोहली साहब ने भी ये उत्ते सिग्नेचर किए हुए हैं, तो ए हूँ थोड़े साइन चाहिए ने देते, ठीक है। वो जवाद साहब क्या करेंगे, पहले इन्वेंट्री को कंफर्म करेंगे, गुप्ता साहब के जाएंगे साथ, गुप्ता साहब को कहेंगे कि ट्रक का पिछले वाला दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलेंगे, वो कहेंगे इन्वेंट्री दिखाएं किसी, इन्वेंट्री चेक करेंगे। जवाद साहब पहले पूरी की पूरी जितनी इन्वेंट्री आई होगी उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, कंफर्म करने के बाद जवाद साहब एवं थम्स अप कर देंगे, बस ठीक है जी गुप्ता साहब ठीक है आप सही इन्वेंट्री लेके आए। वो गुप्ता साहब कहेंगे कि चलें जी इतने साइन कर दो ताकि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो। वो जवाद साहब क्या करेंगे, उस बिल के ऊपर साइन कर देंगे। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, शिपर ने जो इन्वेंट्री भेजी थी वो क्या पहुंची जवाद साहब के पास, बिल्कुल सही पहुंची, और गुप्ता साहब उसको सही सलामत लेके आए, और जिस तरह उसके वेयर हाउस में पहुंचनी चाहिए थी उसी तरह वो वाली इन्वेंट्री पहुंच गई, ठीक हो गया। ये थी पूरी की पूरी डिटेल बिल ऑफ लेडिंग की। अब इसका मकसद क्या होता है वो भी समझ लें, वो मकसद आप लोगों को मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसी से समझ आएगा, ठीक हो गया। अब बिल ऑफ लेडिंग हैज़ 3 मेन पर्पसेस, इसके 3 मेन मकसद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, डेफिनेशन के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया, जो कि किसके अंदर, टाइटल ऑफ द गुड्स। टाइटल ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपने कमोडिटी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिखी थी उस प्रोडक्ट की, यहाँ पर वो टाइटल ऑफ द गुड्स की बात कर रहा है, वही वाले टाइटल ऑफ द गुड्स की, कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं जो गुप्ता साहब लेके आ रहे हैं जवाद साहब के पास। डिस्क्राइब किसके अंदर किया जाता है, ऑब्वियसली बिल ऑफ लेडिंग के अंदर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द रिसीट, ये सिर्फ रिसीट नहीं होती बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। इट इज़ द रिसीट ऑफ या फॉर द शिप प्रोडक्ट्स या ऑफ द शिप प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, या ये जो बिल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द शिपर बाय द गुप्ता साहब टू द जवाद साहब वेयर हाउस। पहुँच गई इन्वेंट्री, मुबारक हो सर, आपकी इन्वेंट्री जवाद साहब के वेयर हाउस में पहुँच गई या जवाद साहब सेटिस्फाई हो गए। सो ये थी पूरी की पूरी डिस्कशन आप लोगों की रिलेटेड टू बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर कितने तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं, निगोशिएबल क्या होता है, नॉन निगोशिएबल क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें। इनलेट बिल ऑफ लेडिंग होता है, ओशन बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, थारो बिल या थ्रू बिल ऑफ लेडिंग होता है, निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग, क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग एंड यूनिफॉर्म बिल ऑफ लेडिंग, ये इन्फॉर्मेशन होती हैं बिल ऑफ लेडिंग की, ठीक हो गया। सो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में गया तो वो बहुत ज़्यादा जो है इर्रेलेवेंट डिस्कशन हो जाएगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा जो है वो इम्प्रेशन जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि हम पढ़ अमेज़ोन रहे हैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी ये चीज़, ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आप लोग कहते हैं तो